सो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा वाल यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। और मैं हूं आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। ओके, तो हेनरी फेयोल ने जो यहाँ पर प्रिंसिपल मैनेजमेंट दिए, टोटल हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। 12th के बोर्ड के पेपर के ओशियन सब्जेक्ट के लिए 5 पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम पूरे 14 प्रिंसिपल्स को इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। उसके हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे मीनिंग से। मीनिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जो फोटो है वो है हेनरी फेयोल का। ओके, हम देखते हैं भी इनके द्वारा जो 14 प्रिंसिपल्स बनाए गए, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स क्या है, आज हम उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग को। यहाँ पर हेनरी फेयोल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ माइंस. After conducting so many experiments in mining, he developed 14 principles of management. ओके, तो जो हेनरी फेयोल है वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ माइंस। तो वो एज ए डायरेक्टर, उस कंपनी के डायरेक्टर, उस माइनिंग के डायरेक्टर एज ए वो काम करते थे। आफ्टर कंडक्टिंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट इन माइनिंग, ही डेवलप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारे हेनरी फेयोल है उन्होंने क्या किया, उस माइनिंग में काम करते करते, उस माइनिंग को कंट्रोल करते करते, उसमें वहाँ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। वहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के डेवलप किए। ओके, जो कि हमें सिखाती है कि मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, किस तरह मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और तरह हम मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल से सक्सेस पा सकते हैं। ओके, तो और जो हमारे हेनरी फेयोल है, हेनरी फेयोल ने ये 14 प्रिंसिपल, जब उन्होंने इस 14 प्रिंसिपल की खोज की, ओके, जब उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल बनाए, उन्हें डेवलप किया, तो उन्हें इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया अपने बुक में। ओके, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पब्लिश हुआ था इन 90 में। ओके, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन हेनरी फेयोल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट की फील्ड में ओके जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स बनाए, ओके, उसी उनके कंट्रीब्यूशन के लिए लोग उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, यानी मॉडर्न मैनेजमेंट के जनक के नाम से उनको जानते हैं। तो ये थी एक सिंपल सी कहानी कि हमारे हेनरी फेयोल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, वो वहाँ पर काम करते थे और वहाँ पर एज अ डायरेक्टर काम करते थे। तो वहाँ काम करते करते उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, डेली बेसिस पे काम किया। उनकी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या किए, बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए, जो कि कितने प्रिंसिपल्स से, हमारे 14 प्रिंसिपल्स से। और जब उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया तो उन्होंने वो कहाँ पर लिखा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। उन किताब का नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1819 में। उनके मैनेजमेंट के इसी योगदान के लिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ओके, तो इस तरह ये मीनिंग हमारा ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं आगे 14 प्रिंसिपल्स को कौन से जो हमारे हेनरी फेयोल ने डेवलप किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस चार्ट में 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक जितने भी है वो सारे के सारे प्रिंसिपल आपके सामने दे के रखे हुए हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, remuneration, centralization, scholar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, spirit decors। ओके, तो हम ये सारे के सारे प्रिंसिपल अब एक एक करके देखने वाले। इस एक एक प्रिंसिपल में क्या क्या बोला गया है, हेनरी फेयोल द्वारा किस तरह चीज़ें बताई गई, किस तरह एक्सप्लेन किया गया, हम सब चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें कि हेनरी फेयोल देखो क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवाइडिंग द वर्क अमॉन्ग पीपल। देखो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल क्या कहता है, हेनरी फेयोल इसमें कहते हैं कि देखो डिवीजन ऑफ वर्क कीजिए। अगर आपको मैनेजमेंट चलानी है, आपको मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब देखो क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि डिवाइडिंग द वर्क अमॉन्ग पीपल। आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों में काम को बराबर से बांटना होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को बहुत ज़्यादा काम दे देंगे, किसी को बहुत कम काम दे देंगे, किसी पे ज़्यादा बर्डन डाल दिया, ऐसे में बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, द वर्क शुड बी डिवाइड टू ऑल पीपल एज पर स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट। ओके, तो देखो हेनरी फेयोल बोलते हैं कि जब हम
हमें देखो काम तो हमें बांटना है, हमें क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क तो करना है, लेकिन कैसे करना है, स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट को देख के क्या करना, लोगों में काम बांटना। ये होता है हमारा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये खत्म हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर और राइट टू टेक डिसीजन। देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि पावर और राइट टू टेक डिसीजन, हमें वो शक्ति हो, हमें वो अधिकार हो क्या करने का, एक डिसीजन लेने का, उसी को हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। जब हमारे पास एक अधिकार हो, हमारे पास एक पावर हो क्या करने का, एक निर्णय लेने का, ओके, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन विलिंगनेस टू फिनिश द गिवन टास्क। ओके, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को ख़त्म करने की इच्छा, विलिंगनेस, उत्सुकता, ओके, एक इच्छा, कोई भी काम जो हमें दिया गया उसे ख़त्म करना, ओके, उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, द मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क। तो हेनरी फेवल कहते हैं सेकेंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में कि जो हमारे मैनेजर है उनके पास एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अगर उन्हें मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से रन करना है तो। ओके, क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं ली जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी तो मैनेजमेंट प्रॉपरली काम करेगा नहीं। देखते हैं हमारा थर्ड, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द मैनेजमेंट। डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो तो हमारा थर्ड क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आपको पता होगा अनुशासन। ओके, देखो क्या कहते हैं, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट का। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन का मतलब क्या होता है, जो भी कानून नियम बनाए हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, उनकी क्या करना, रिस्पेक्ट करना। द मैनेजर एंड एम्प्लॉय शुड हैव प्रॉपर डिसिप्लिन एट टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो कहने का मतलब यही कि जो भी हो, मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट चलाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। देखते हैं हमारा फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अभी कमांड का मतलब क्या होता है, देखो कि आदेश देना, ओके, या किसी को कोई ऑर्डर देना। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू डैट द सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है यहाँ पर जूनियर, शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब यहाँ पर होता है कि सीनियर। ओके, तो देखो क्या कहेगा, यूनिटी ऑफ कमांड, जब भी आप कमांड दो, जब भी आप किसी को आदेश दो, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, उसमें एक एकता की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेनरी फेवल बताते कि जब भी आप किसी को कमांड दे, तो एग्जाम्पल कि जब कोई सबॉर्डिनेट यानी जूनियर किसी सुपीरियर यानी सीनियर से जब वो ऑर्डर रिसीव करेगा तो उसे एक ही ऑर्डर देना है। ओके, सीनियर क्या करनी चाहिए, जूनियर को एक ही ऑर्डर देना है। ओके, समझ गए आप। जब सीनियर ने क्या किया, समझो कि 3 सीनियर हमारे एक ऑफिस, समझो हमारी कंपनी में 3 बड़े लोग हैं, 3 सुपीरियर है, ओके, 3 सीनियर लोग हैं और एक जूनियर है बेचारा, समझो। तो क्या हो गया कि फर्स्ट सीनियर आया, उसने उसे कुछ काम दे दिया, दूसरा आया उसने भी काम दे दिया, तीसरा आया उसने भी काम दे दिया। अब वो क्या हो जाएगा, अगर हमारे जूनियर को यानी अगर हमारे सबॉर्डिनेट को एक ऑर्डर मिलेगा तो वो एक ऑर्डर फटाफट करेगा, ख़त्म कर देगा, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, टास्क जल्दी कंप्लीट होगा। लेकिन अगर वो एक जूनियर 1 2 3 सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, है ना, तो बताओ अब वो किसका ऑर्डर पहले कंप्लीट करेगा, किसका काम पहले कंप्लीट करेगा, है ना। तो ऐसे तो उसका काम होगा ही नहीं, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो हमारा सबॉर्डिनेट है यानी जो जूनियर है वो एक ही सुपीरियर यानी एक ही सीनियर से उसे ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन इन मैनेजमेंट। नहीं तो मैनेजमेंट में कन्फ्यूजन होगा, एक इंसान को एक ही इंसान ऑर्डर देगा, काम बताएगा तो ठीक है, उसको 10 लोग काम लेके निकल जाएंगे तो मैनेजमेंट ढंग से काम करेगी नहीं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखते हैं पांचवा हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो तो हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वन हेड यानी एक ही हेड हो और वन प्लान, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, एक ही हेड हो
और उसका एक ही प्लान हो सबका, ओके, जो लीड करने वाला है उसका एक ही प्लान हो, ओके। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मेन उनका प्रिंसिपल क्या हो कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, है ना, एक सब के लिए और सब किसी एक के लिए, ओके। को क्या करना है, मिल बांट के यहाँ पर काम करना है। देखते हैं हमारा 6 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इट मीन्स द एम्प्लॉय शुड सबॉर्डिनेट ऑल पर्सनल इंटरेस्ट, गोल, डिज़ायर टू ओवरऑल गोल एंड डिज़ायर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो तो क्या करना है हमें, हम जुड़ गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो देखो हमें हमारे पर्सनल गोल, पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल डिज़ायर को क्या करना है, सिर्फ पर्सनल ना रखते हुए हमें क्या करना है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना है, मिला देना है। एग्जाम्पल, इफ सेल्स मैनेजर वांट टू टेक अ लीव इन अ पीक सेल सीजन, देन द मैनेजर शुड प्रायोरिटाइज द ऑर्गेनाइजेशन ओवर लीव। समझो कि सेल्स मैनेजर को छुट्टी चाहिए बट पीक सेल सीजन चल रहा है, तो उसे छुट्टी ना लेते हुए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करनी चाहिए, प्रायोरिटी यानी उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। जब उसकी ज़रूरत ज़्यादा है तब उसे क्या करना चाहिए, अपना वहाँ पर योगदान देना चाहिए। देखते हैं हमारा 7 पॉइंट, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब देखो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का देखो मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड पे प्रॉपर वेजेस, सैलरी एंड अदर इंसेंटिव अलाउंस टू ऑल एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेट करना यानी सैलरी देना, वेजेस देना, ओके, पगार देना, जो भी है उनके पैसे, जो एम्प्लॉयज़ हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको क्या करना, उनकी मंथली सैलरी, वेजेस जो भी होता है उन्हें वो देना, ओके। देखो क्योंकि उनके लिए वो एक ही मोटिवेशन है, अगर हम काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। अगर हमें पैसे नहीं, समझो महीने भर हम काम करेंगे और हमें पैसे ना ही मिले तो कैसा लगेगा हमें, यस, ओके। तो हमें क्या करना है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उनकी क्या करनी है, हमें उनकी सैलरी, वेजेस ऑन टाइम जो भी हो जाए उनका सब कुछ हमें उनको दे देना है, एज़ पर स्किल, नॉलेज, टैलेंट एंड एक्सपीरियंस, ओके। तो इसमें बताया गया कि जैसे जिसकी स्किल है, जैसे जिसका नॉलेज, टैलेंट, एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी भी, वेजेस भी अलग अलग होगा, तो उनको उस हिसाब से क्या करना है, उनको देना है, ओके। किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं, जिसमें जितनी स्किल है उसको उस हिसाब से क्या करना, जिसमें जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उनको क्या करना, पे करना। सेंट्रलाइजेशन यानी क्या होता है, केंद्रीकरण, ओके। देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मीन्स गिविंग पावर टू वन अथॉरिटी। इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट गिव द पावर इन द हैंड्स ऑफ मैनी अथॉरिटी, द अथॉरिटी शुड गिव पावर टू ओनली वन अथॉरिटी। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, केंद्रीकरण करना, ओके। अगर हमारी संस्था के पास क्या है, पावर, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने बोला देखो अभी, वो हम हर एक को नहीं दे सकते, ओके। उसके लिए हमें किसी एक को चुनना होगा, किसी एक ही इंसान के हाथ में हमें क्या करनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी। अगर हम पावर सबको देंगे, ओके, तो सब क्या करेंगे, जो उनके मन में आएगा वो किया जाएगा। लेकिन अगर हम एक समझदार इंसान को, एक लीडर इंसान को, एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान को ही अगर हम क्या करेंगे, कंट्रोल देंगे, पावर देंगे, उसी पे हम क्या करेंगे, पूरी संस्था की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो ये क्या होगा, मैनेज करना बहुत ही आसान होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्कालर चेन। स्कालर चेन एक मेथड है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कालर चेन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज स्कालर चेन मेथड फॉर कम्युनिकेशन। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कालर चेन मेथड यूज़ करना चाहिए, किस लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए। इट मीन्स द इंफॉर्मेशन शुड फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल एंड मिडिल लेवल टू लोअर लेवल। एग्जाम्पल, अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर होती है टॉप लेवल, फिर होती है मिडिल लेवल, फिर होती है लोअर लेवल। अब जब ये तीनों के बीच में बात होगी तो ऐसा नहीं कि लोअर लेवल वाला डायरेक्ट बात करेगा टॉप लेवल वाले से, टॉप लेवल वाला डायरेक्ट मिलेगा लोअर लेवल वाले से, ऐसा नहीं होता। ये एक चेन से हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन यानी हमें बातचीत करनी है। लोअर लेवल वाला किसको बोलेगा, मिडिल लेवल वालों को। मिडिल लेवल में जितने भी जो भी हो गए वहाँ पर लोग हो गए, वो बात किससे करेंगे, टॉप लेवल वाले से। फिर टॉप लेवल क्या करेगा, फिर से मिडिल लेवल वाले को क्या करेगा, कुछ बोलेगा या इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, फ्लो करेगा या उसको जानकारी देगा, और फिर मिडिल लेवल वाला वापस लोअर लेवल को वो जानकारी रिटर्न करेगा, ओके। इस तरह से हमें क्या करना है, बातचीत करनी है। ऐसे नहीं कि किसी को भी कहाँ से भी एक चेन तोड़ के हमने बात करनी, नहीं। हमें क्या करना है, परफेक्ट लोअर टू मिडिल, मिडिल टू टॉप, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लोअर, इस तरह अप और डाउन हमें क्या करना है, फ्लो में बात हमको करनी है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर।
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर द राइट थिंग शुड बी एट द राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सब नियमित रूप से हो, हर चीज़ क्या हो, एक ऑर्डर में हो, एक पैटर्न में हो, सब चीज़ें क्या हो, अरेंज हो। ओके, इट मीन्स द मैन, मनी, मशीन, मटेरियल शुड बी अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके, तो जो भी हमारे प्रोडक्शन में लगने वाली चीज़ें होती है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, ये सब चीज़ें क्या हो, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखी हो, सही जगह पे हो, सही वक्त पे अवेलेबल हो। ओके, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी द मैनेजर एंड superior should behave equally and friendly with all employees. It means the manager should give equal treatment to all employees. इक्विटी का मतलब यहाँ पर देखो क्या बोला गया प्रिंसिपल इक्विटी में, कि हमारे संस्था में जितने भी लोग हो, कोई मैन हो एम्प्लॉय या कोई वुमेन हो, कोई भी हो, ओके, हमें क्या करना है, सबसे इक्वली ट्रीट करना है, सबसे अच्छे से रहना है, फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। ओके, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है। ओके, उन्हें क्या करना है, एक रिस्पेक्ट देनी है, उनसे इक्वालिटी से क्या करना है, उन्हें ट्रीट करना है ना, उनके डिसरिस्पेक्ट हमें नहीं करनी है। ओके, देखते हैं हमारा 12th पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का देखो मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव स्टेबिलिटी इन टेन्योर टू ऑल एम्प्लॉय। देखो हमें क्या करना है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उनका टेन्योर यानी क्या होता है, काम करने का टाइम। देखो वो कितने साल हमारे लिए काम करेंगे, 1 साल 2 साल, तो ये कैसा होता है कि देखो आजकल क्या है, किसी को जॉब परमानेंट नहीं है। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज़ की, तो वो रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को, यानी कहने का मतलब क्या है, लोगों का जो काम करने का टेन्योर है वो स्टेबल नहीं है। ओके, तो क्या करना है हमें, अब जब इंसान का काम करने का टेन्योर स्टेबल नहीं है, तो क्या इंसान डेडिकेट हो जाएगा काम के लिए, मेहनत से काम करेगा, मोटिवेशन, आप उसको पैसे दे दो वो उसके लिए काम करेगा। लेकिन एक होता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। ओके, जो जिस जगह पे वो काम कर रहा है उस जगह पे ही अगर वो परमानेंट नहीं है, अगर स्टेबल नहीं है उसकी जॉब, कभी भी उसकी जॉब खो सकता है, इस चीज़ का अगर उसको डर है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ओके, आज ना कल वो क्या करेगा, काम ख़राब कर देगा, उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, और वो इस जॉब को या इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएगा किसी और के पास। ओके, तो देखो यही है। तो स्टेबिलिटी इन टेन्योर मीन्स गिविंग परमानेंट जॉब, द बिजनेस शुड नॉट कीप एम्प्लॉय एट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें क्या करना है, हमारे लोगों को एक फ़िक्स जॉब देनी है, परमानेंट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को नहीं खोना है। देखते हैं हमारा लास्ट 13 पॉइंट, इनिशिएटिव। According to the principle of initiative, it means the employees should encourage to come up with new idea and also start without waiting for order all time। तो देखो, तो हमारे एम्प्लॉयज़ ने भी क्या करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, यानी शुरू करनी चाहिए। हमेशा उसे सीनियर आएगा, सीनियर बताएगा, उसे कुछ ऑर्डर्स देगा, फिर वो चालू होगा काम करना, ऐसा नहीं। ओके, कभी कभी हमारे एम्प्लॉयज़ को खुद से भी क्या करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, खुद से डिसीजन लेने चाहिए, उसके अंदर एक एनकरेज हो, वो खुद से एक न्यू आइडिया लेकर आए संस्था के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बिना किसी के ऑर्डर के वेट किए। यानी क्या कहने का मतलब क्या है, कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो भी इंडिपेंडेंट हो, वो भी खुद से क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करे, योगदान दे। ओके, देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आइडिया नहीं है मुझे यहाँ पर, स्प्रेडेकॉप्स इस तरह से अगर होगा, सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रेडेकॉप्स मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, द कंपनी शुड वर्क इन यूनिटी एंड एम्प्लॉय शुड वर्क लाइक ए टीम। देखो ये स्प्रेडेकॉप्स का मतलब हमारे हिंदी में, ये तो एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच मुहावरा या कहावत, जैसे जैसे देखो हम कहते हैं ना, देखो एकता ही ताकत है। ओके, ये कुछ उस तरह है। ओके, तो ये वही है। ओके, तो यूनिटी स्ट्रेंथ, यानी कि इस पर डिकॉप्स का होता है कि एकता ही ताकत है। ओके, तो हमें क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में, इस प्रिंसिपल के अनुसार हम सभी को मिल के हारमोनी में, है ना, बंधुत्व में मिलकर, यूनिटी में, एक टीम की तरह हमें क्या करना है, काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और हमें सबको इक्वलिटी से इस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीट करना है। इससे क्या होगा, एक फ्रेंडली माहौल बनेगा, एक ग्रोइंग माहौल बनेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से सक्सेस क्या करेगी, हासिल करेगी। ओके ओके, इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुआ। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
मेरी जितनी जी जान से मेहनत से मैं आपको पढ़ा सकता था, मैंने इस वीडियो के लिए आपको पढ़ाया। आपसे इतनी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले बड़े वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।